नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आखिरकार चूहा पिंजरे में फंस ही गया। यह चूहा जो है छोटी मोटी चीजों को नहीं कुतरता है, यह देश को कुतर रहा था। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, जो कई सालों से सत्ता में आने के प्रयास में लगा हुआ है, जो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहा था। और कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी देख सकता है, लेकिन उसके लिए जो राजनीतिक कौशल होना चाहिए था, जो राजनीतिक ईमानदारी होनी चाहिए, जो राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए, वो राहुल गांधी के अंदर नहीं थी। और इसने लगातार 20 सालों से वो फेल हो रहा था। बहुत प्रयास किए। जब राहुल गांधी को लग गया कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मेरी कोई स्थिति ऐसी नहीं है, मेरी लोकप्रियता ऐसी नहीं है, और जिस कांग्रेस को प्रतिनिधि है, जिस कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता है, वो कांग्रेस की उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। और ये 2014 से पहले की बात है। वो सब दिखाई दे रहा है कि जो है जिस तरह से घोटाले सामने आए थे, भले ही सजा नहीं हुई हो, लेकिन आम जनमानस में ये बात बस चुकी थी कि ये पार्टी ही सिर्फ घोटाले की पार्टी है। 1952 के जो साइकिल का घोटाला हुआ था, जीप का घोटाला हुआ था, उससे लेकर के आगे तक पूरे जितने साल 55-65 साल तक इनका राज रहा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस परिवार के पास सत्ता रही, उससे पता चल रहा था कि ये परिवार सिर्फ जो है घोटालों के लिए है, और ये पार्टी के साथ वही लोग जुड़े हैं जिनके अपने स्वार्थ है। आम जनता लगभग आप समझ लीजिएगा कि 70 से इनसे हट गई थी, क्योंकि उससे पहले वो पीढ़ी थी जो कांग्रेस को राजनीतिक आंदोलन का या देश की स्वतंत्रता का श्रेय देती थी। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ, ये सब चीजें हुई, लोगों की जागरूकता बढ़ी, पुरानी पीढ़ी निकल गई, तो लोगों को सच पता चला कि जो है भारत की आजादी का जो है, जो आजादी की जो लड़ाई है, ये सिर्फ कांग्रेस ने नहीं लड़ी। और सच बताए, आजादी के तो कई फैक्टर हैं सिवाय इस आंदोलन के। तो ये चीजें जो है, तो जो इनको डिविडेंड मिलता था वो 70 के बाद से खत्म हो गया। हालांकि इस बीच जो आप ये लगा लीजिएगा 67 में जब संविधान सरकारें बनी, यानी संयुक्त विधान दल की सरकारें, जिसमें विभिन्न राज्यों में कई दलों ने मिलकर के सरकारें बनाई, गैर कांग्रेसी दलों ने। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी ने या कुछ वो अपने आपसी झगड़े से या इंदिरा गांधी के सशक्त नेतृत्व के सामने उन्होंने उनको बर्खास्त कर दिया या उनको बदनाम कर दिया, और वो जो मोमेंटम था एकदम से खत्म हो गया। लेकिन वो जो 20 तबके बोए गए थे, वो तब तक अभी तक चल रहे हैं, और वो बड़ा पेड़ हो गया है। लोगों को समझ में आ गए कि कांग्रेस पार्टी जो है, एक तो ये ओरिजिनल कांग्रेस नहीं है जो सरदार पटेल की थी या गोविंद पंत की थी या कभी सुभाष चंद्र बोस की थी। हालांकि आज भी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, और आप जानते हैं कि कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या किया। तो खैर, तो जो है जब ये सब नहीं चला, तो राहुल गांधी ने सत्ता पाने के लिए एक आरोप लगाना शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी पर। एक्चुअली फर्क क्या था? बेसिकली एक फर्क था, इनकी पार्टी पूरी तरह भ्रष्ट थी, और नरेंद्र मोदी के लंबे शासन में कहीं पर भी उन पर एक दाग नहीं पड़ा भ्रष्टाचार का, कोई आरोप नहीं लगा। साबित होने की तो बाद की बात है। तो इसने बड़ा प्रयास किया। आपको याद होगा 2019 से पहले ये क्या कहता था कि चौकीदार ही चोर है। ये कहता है अंबानी का जो है ये मोदी जी जो है इसके कवच है। जैसे अब ये कहता अडानी, जो जब ये नहीं चला, चौकीदार ही चोर है, अल्टीमेटली जनता ने ये साबित कर दिया कि खानदानी चोर तुम लोग हो, वो नहीं है। क्योंकि 2019 के चुनाव में 2014 से भी बड़ी जीत हुई बीजेपी की, मोदी जी की 303 सीट आई थी। तो उसके बाद जब हारने के बाद और 2024 तब इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि क्यों नहीं हम पहले इनको लिंक करें अडानी से, किसी एक आदमी को लिंक करें और फिर उसके खिलाफ षड्यंत्र करें, और ये दाग जो है नरेंद्र मोदी पर लगाए। तो ये इसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में। क्या था इसके पीछे, क्या रणनीति थी, इस पर मैं चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा,
और अपनी राय जरूर व्यक्त करेगा। धन्यवाद। राहुल गांधी सिर्फ गद्दारी के मामले में नहीं फंसे हैं, इसमें राहुल गांधी चौतरफा घिरे हुए हैं। सिर्फ यही मामला नहीं है जो विदेशियों से मिलकर के देश के खिलाफ षड्यंत्र करने का है, हालांकि बहुत बड़ा मामला है। किसी और देश में होता तो कुछ का कुछ हो सकता था, लेकिन यहां इतना लिबरल डेमोक्रेसी है और लोग विश्वास भी कर लेते हैं इनके झूठ का। इसके अलावा 3 चीजें और हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी बिल्कुल चौतरफा चूहे के पिंजड़े में बिल्कुल फंस चुके हैं। एक तो है इनकी नागरिकता का मामला, दोहरी नागरिकता का मामला। यह मामला जो है 2 हाई कोर्ट में चल रहा है कि क्या राहुल गांधी के पास 2 पासपोर्ट थे या वो दो देशों के नागरिक रहे। ये कर्नाटक हाई कोर्ट में भी और इसमें भी दिल्ली हाई कोर्ट में भी, और दोनों हाई कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार को वो किया है, निर्देश दिए है आप इस पर अपनी राय व्यक्त करें, आप इस पर अपनी जांच जो आपने करी है, जो भी आपकी फाइंडिंग्स है उसको आप कोर्ट में रखें। शायद 19 तारीख को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा है, 19 तारीख को डेट लगी है। और इसमें से एक आरोप जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया है, जिनकी विश्वसनीयता पर किसी को भी कोई शक नहीं है। वो जो कहते हैं, जो चीज लाते हैं, वो अपने में साबित होती है। और वो खुद भी कानून के जानकार हैं, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, और उनके लिए ऐसे ही किसी को कहना साधारण बात नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि आम कह दिया मैंने कह दिया, जैसे राहुल गांधी कोई भी आरोप लगा देता, वो तथ्यों के साथ आते हैं। तो ये दूसरा संकट, हालांकि उससे कुछ कम है, लेकिन राहुल गांधी की राजनीति को अगर ये साबित होता है कि ये किसी दौर में 2 देशों के नेशनलिटी के पास रही है, तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, या जनता के सामने जो है इनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी कि आपने देश से ये झूठ फैलाया। तो इससे पहले मैं फिर अब असली उस पर आता हूं, जो पहला मुद्दा है देशद्रोह का। अभी आपने देखा होगा कि फ्रेंच पेपर है एक मीडिया पार्ट, तो उसने एक रिपोर्ट छापी। उसने आरोप लगाया कि जो OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट, ये जो है ये एक मीडिया संस्थान है। ये इसका अपना कोई मीडिया नहीं है, लेकिन ये विभिन्न देशों से जो है वो उठाता है, रिपोर्टें तैयार करता है और उसको पब्लिश करता है अपने हिसाब से, कब करना है क्या करना है। जैसे भारत के खिलाफ इन्होंने कई बार किया, और ये सब चीजें जो आप आती है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, या इसके पीछे आते हैं जो कभी हंगरी वाला आता है कि हंगर इंडेक्स में भारत सबसे नीचे है, और इस तरह की, या पेगासिस हो गया, इस टाइप की रिपोर्ट जो है वो छाप देते हैं। एक्चुअली क्या है, ये जगह जगह से पैसा दे करके उनको खरीदते हैं, लेकिन इनको भी तो कोई पैसा देने वाला होगा। तो वही वो डीप स्टेट है जो इनको पैसा देती है और ये उनके अनुरूप रिपोर्ट छापती है। और इसके पीछे जो है सोरोस का हाथ है, जॉर्ज सोरोस का। हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस के साथ जो है इनके संबंध है, राहुल गांधी पर आरोप लगे हैं और कई बार साबित हुए हैं। लेकिन इस रिपोर्ट ने, जो फ्रेंच वो पेपर जो मीडिया पार्ट है, इसकी रिपोर्ट ने बता दिया कि ये लोग जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं। अगर आप इसके मतलब जो इनको एक टास्क दिया जाता, मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं। आपको, आप में से कई लोग चैट जीपीटी यूज करते होंगे। ये एआई का ही जो है नया वो है, ये एक वर्जन है चैट जीपीटी। तो उसमें आप क्या करते हैं, आपने कोई मेल लिखनी है, आपने कोई टॉपिक लिखना, आपने कोई लेक्चर लिखना है, तो आप अपने आइडियाज उसमें फीड कर देते हैं और उसको वो रिफाइंड वे से और उसके रास्ते बताते हैं कैसे कैसे आपने करना है। तो वैसे ही जो है ये भी जो OCCRP, ये भी ऐसे ही करता है। और यहां पर जो है, और उसके कई, जैसे ऑक्टोपस होता है ना, वैसे कई अंग है। एक जो मीडिया पार्ट, ये एक जो है ओपन सोसाइटी करके जॉर्ज सोरोस की वो है, एक उसका एनजीओ टाइप का, जिसमें कि इंडिया के बहुत से लोग हैं, जिसमें ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं। तो ये लोग फंडिंग करते हैं और इनको फंडिंग जो है जगह जगह से आती है। तो वो जो मैं कह रहा था ना कि चैट जीपीटी वाला, इन्होंने कब क्या करना है वो उस टाइप की रिपोर्ट मंगाते हैं कुछ उससे,
पत्रकारों से जो इनके उसमें पैनल में होते हैं, जो जिनसे वो कहते हैं कि हाँ मतलब जिन पे इनका विश्वास होता है कि ये इनका ये एम है, ये जैसे कि सरकार को बदनाम करना, किसी को डिथ्रोन करना, जो रेजिम चेंज की बात जो की जाती है वो ऐसी होती है। तो ये उस टाइप की रिपोर्टें मंगाते हैं और फिर ठीक टाइम पर कब उसको बड़ा इफेक्टिव होता, कब ये इफेक्टिव होगा, उस टाइम पर ये रिपोर्ट छापते हैं। कब किस समय चाहिए आप वो देख लीजिएगा। जैसे सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि जब भी पार्लियामेंट सेशन होता था उससे पहले ये कुछ ना कुछ रिपोर्ट ऐसे छापते हैं ताकि जो है जनता में एक वो हो जाए, विद्रोह सा हो जाए, एक एग्जिस्टिंग सरकार के प्रति, किसी भी सरकार के, मोदी जी की हो या बाहर किसी को। जैसे बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में क्या हुआ था, बांग्लादेश में कोई स्टूडेंट वो नहीं था, उनकी छोटी मोटी मांगे थी और वो मांगे कि वो रिजर्वेशन के बारे में वो उनकी मान गई थी, लेकिन उसके बाद विद्रोह हुआ। तो उसके पीछे ये लोग हैं, क्योंकि वो अब वो उनका एक उन्होंने शुरुआत कर दी। या माना जैसे भारत में है, किसान आंदोलन के नाम पर 13 महीने तक चलता रहा ये सब, बॉर्डर पे जो है ये लोग बैठे रहे, या सीए के नाम पर जो है इन्होंने जो वो किया, जबकि सबको ही जानता है कि सीए का भारत के मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन्होंने दिल्ली जलाई और आज उसके लिए रो रहे हैं, उन दो के लिए, शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो चैट जीपीटी में उन्होंने फीड किया तो उन्होंने यही बताया कि इस समय वो आने वाला है, ट्रंप आने वाला है, आप इस समय ये सब चीजें फ्लड कर दीजिएगा। तो ये चीजें जो है ये ऐसे टाइप पर की जाती हैं। अब अडानी को ही क्यों टारगेट किया गया, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो ये लोग, ये जो संस्थाएं हैं विदेशी जो फंडिंग करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अपनी ही सत्ता हर जगह, सत्ता माने सिर्फ वो वाली सत्ता नहीं कि आपने राज कर रहे, नहीं, जो इनका वो है आर्थिक वो है, जो इनके एमएनसीज हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कोई इनको टक्कर न दे। और अडानी अकेला व्यक्ति है भारत से जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है काम कर रहा है, इन कंपनीज को टक्कर दे रहा है। मैंने पिछली भी एक वीडियो में कहा था कि सोलर ऊर्जा के मामले में अडानी बहुत आगे है, और सोलर ऊर्जा जो है ये भविष्य के बिजनेस है, क्योंकि सारे के सारे देश अल्टीमेटली इस पे आएंगे, क्योंकि इसमें ना कोई फॉसिल फ्यूल की वजह से कोई पॉल्यूशन होता, और वो जो हमारी वो होती रहती दुनिया में जो है पर्यावरण को बचाने के लिए और ये इसको सुधार करने के लिए, तो उसमें अल्टीमेटली जो है सोलर एनर्जी काम आएगी, और यही जो है अंतिम वो है। ऐसे अडानी के पास जैसे पोर्ट में काम करता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है बाहर के, आप यहाँ के नहीं है, यहाँ तो मतलब 65% जो है अडानी के पास है विदेशों, जो टोटल उसका बिजनेस है उसमें 65% विदेशों का है। अब वहां जिनपिंग से भी उसकी टकराव होती है, कई पोर्ट जो है इन्होंने जिनपिंग से छीने, कई खदानें छीनी, कोल माइनिंग में भी है। तो ये टारगेट अडानी को जो है ये एक कॉमन एक टारगेट बन गया जिनपिंग से लेकर के, और जो एमएनसी हैं या जो इनके बड़े उद्योगपति हैं अमेरिका के। तो ये सारा चक्र जो है कई दिन से चल रहा था, और अब जो इस रिपोर्ट में जो उन्होंने बताया, फ्रेंच रिपोर्ट जो मीडिया पार्ट ने, उसने इन चीज को खुलासा किया। बहुत लंबी वो है, अगर आप कभी देखना चाहे देख लीजिएगा, लेकिन लुब्बे लुभाव वही है कि इनकी वो ये थी, इनका जो है काम ये था कि ऐसी रिपोर्ट तैयार करना और ऐसे समय पर प्रकाशित करना जिससे सरकार पर दुष्प्रभाव पड़े। और 2024 के चुनाव से पहले तो बहुत ज्यादा हो गया था। और फिर क्या था, इनके पैनल में बहुत से लोग होते हैं, माना ये जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, रवीश कुमार, अगर आप रवीश कुमार का, मैंने सिर्फ एक ही वीडियो देखा थोड़ा सा, तो मुझे कहीं से भी लगा कि जानकार है। ट्विटर में मैं भले ही फॉलो करता जब उसने कहा कि मोदी गोदी सेठ और उनका लोन माफ कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो उसको पता नहीं है, या फिर उससे साबित होता, उससे पता अगर है कि राइट ऑफ और ऋण माफी दोनों अलग चीजें हैं, तो वो उसका पार्ट है। जैसे ध्रुव राठी है, या जितने भी ये जो करोड़ों में कहां से आते हैं इनके पास सब्सक्राइबर, कोई इनका तथ्य बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं कि इसमें से काफी लोग जो है एंटी मोदी होंगे, इसलिए जो है एंटी बीजेपी है। जैसे मानो 20% तो है ही है जो इस देश में, और 21% करीबन वो भी होंगे जो अपने को सेकुलर, वो मूर्ख भी हैं जो अपने को सेकुलर कहते हैं और मोदी जी के खिलाफ हैं। तो ये जो है अब सबूत मिलना शुरू हो गए, इन पर जांच हो रही है। अभी क्या नाम इसका, संबित पात्रा ने जो है वो किया,
एक एक चीजें सबको बताइए अपने यूट्यूब चैनल में, वो अपने प्रेस वार्ता में, कि कहां कहां क्या क्या लिंक है। और संसद में तो उन्होंने खुलेआम कहा, आज तो सोनिया गांधी का भी नाम आ गया, क्योंकि वो जो पृथक कश्मीर पर जो है एक जो संस्था बनी हुई है, उसमें सोनिया गांधी भी है। आप ये सोचिए, इस देश की प्रधानमंत्री बनाने वाली, और जिसका बेटा प्रधानमंत्री बनने की चाहत रख रहा है 20 साल से, वो उस कमेटी में, वो उसमें है, उस संगठन में है, बड़े पद पर, जो चाहते हैं कि कश्मीर भारत का अंग न हो। अब आप बताइए, तो पूरा परिवार ही गद्दार है, कैसे आप इस परिवार को सपोर्ट करेंगे? और कैसे ये बीजेपी है जो आज तक इस चीज को नहीं कर पाई, देश को कुतर रही है, और ये लोग चुपचाप बैठे क्यों नहीं करते? ये चीजें जो आज ये बता रहे हैं, हमें कई दिन से पता थी। कई ऐसे लोग ऐसे हैं इसमें सोशल मीडिया में जो ये चीजें खोद के लाते हैं, लेकिन उनकी वॉइस इतनी नहीं होती। अब उन्होंने संसद में ये सब सारी चीजें संसद में आ गई है, और सारी चीज प्रेस वार्ता में आ गई है। अब इनके अंदर हिम्मत होगी तो अपने को डिफेंड करें, लेकिन ये नहीं कर सकते, क्योंकि सब इनमें सच्चाइयां हैं। दूसरी बात, अब ये तो हो गया उसका मामला, जो ये सोरस इनका जो वो है, क्योंकि सोरस के जितने भी लोग इस ये जो ओपन सोसाइटी है, जो उसमें जो है सारे सोरस के लोग इनके साथ घूमते रहे हैं। जो यात्राएं इसने फालतू यात्राएं करी जो है राहुल गांधी ने, उसमें लोग थे। अब मैं आता हूं इंडिया अलायंस में। अब इंडिया अलायंस ने भी इसको अलग कर दिया। इंडिया अलायंस में इस बात के उठने लग गए हैं कि राहुल गांधी से नेतृत्व लिया, छीन करके ममता बनर्जी को दिया जाए, और इसमें कई पार्टी शामिल हैं। अखिलेश जो मतलब नंबर 2 पार्टी इस समय विपक्ष में अखिलेश है, वो उनको सपोर्ट कर रहा है, ये उद्धव ठाकरे कर रहा है, और केजरीवाल तो पहले से ही कर रहा है। तो ये आप निश्चित माने कुछ दिन के अंदर इसका रिपरकशन ये होगा कि इसको बाहर कर दिया जाएगा वो इंडिया अलायंस के लीडरशिप से। और चौथी बात, पार्टी के अंदर भी अब उनको भी लग रहा है कि यार हमारा तो कोई भविष्य नहीं है, हम 20 साल इसके पीछे पड़े हुए इसको वो कर रहे हैं। तो उसके अंदर एक चिंतन चल रहा है, वो भले ही खुल के सामने नहीं आ रहा, लेकिन ये आएगा। तो अंत में मैं यही कह रहा हूं कि इसके पूरे दिन पूरे हो गए हैं। राहुल गांधी की जो फर्जी जो कंपनी चल रही थी, जो फर्जी काम हो रहे थे, जो ये बोलता था सब झूठ बोलता था, और उसका फायदा 2024 के चुनाव में मिला। ये रवि सरी के, पुण्य पड़ोसी बादमी सरी के, ध्रुव राठी सरी के, जो इनके वो है फंडेड यूट्यूब चैनल हैं, यूट्यूबर्स हैं, इनकी वजह से चल गया। आगे बहुत दिलचस्प होने वाला है, आप मान के चलेगा, नजर रखिएगा इसमें क्या क्या होता है। धन्यवाद। मेरा एक बार पुनः आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस विषय पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें।